हेलो बच्चों, स्टडी सारथी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम साना साना हाथ जोड़ी जो अध्याय है जिसकी रचना मधु कांकरिया जी ने की है उसका शेष भाग पूरा करेंगे और उसको पढ़कर शेष भाग को पढ़कर उसका शब्द बाय शब्द। हेलो बच्चों, स्टडी सारथी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम साना साना हाथ जोड़ी जो अध्याय है जिसकी रचना मधु कांकरिया जी ने की है उसका शेष भाग पढ़ेंगे और उसको उस अध्याय को पूरा करेंगे और उसका हर शब्द बाय शब्द और लाइन बाय लाइन उसका पढ़कर अर्थ समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे, जितेन बता रहा था। हेलो बच्चों, स्टडी सारथी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम साना साना हाथ जोड़ी जो अध्याय है जिसकी रचना मधु कांकरिया जी ने की है उसका शेष भाग पढ़कर पूरा करेंगे और उस अध्याय के बचे हुए अंश को पढ़कर उसका अर्थ समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे, जितेन बता रहा था। अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। लेखिका यहाँ पर ये लिख रही हैं कि जब वो लोग ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे, उनकी गाड़ी जब ऊंचाई पर चढ़ती जा रही थी तो उनके जो ड्राइवर थे, जो उनके गाइड भी थे, वो जितेन बता रहे थे कि लेखिका को और सभी यात्रियों को वो बता रहे थे कि हेयर पिन बेंट लेंगे। अब मतलब एक ऐसा मोड़ जो यू आकार का होता है और ये मोड़ पहाड़ी इलाकों में देखा जाता है। पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो सड़क बने हुए होते हैं ना, उनमें घुमावदार मोड़ आते रहते हैं, जिसमें एक ऐसा मोड़ होता है जिसका आकार पूरी तरह से जैसे कि हेयर पिन बेंट होता है जो लड़कियां लगाती हैं, औरतें मतलब महिलाएं जो लगाती हैं अपने बालों में, वो यू शेप का होता है, यू आकार का। तो ठीक उसी तरह यू शेप में, यू आकार में वह सड़क घुमावदार होता है। एक ऐसा मोड़ होता है जो बिल्कुल यू आकार का होता है और हेयर पिन बेंट की तरह ही वो दिखता है। तो इसीलिए इस मोड़ को हेयर पिन बेंट कहते हैं। तो वही जितेन बता रहे थे उन सबसे, लेखिका से और सभी यात्रियों से, कि अब आगे वो मोड़ आएगा और हम तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा। एक ऐसा पड़ाव आया जो हेयर पिन बेंट के लेने के ठीक पहले आया, उस मोड़ के ठीक पहले आया। एक ऐसा जगह आया जहाँ पर इन लोगों ने देखा कि 7-8 वर्ष के उम्र के ढेर सारे स्कूली बच्चे, पहाड़ी स्कूली बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और इनसे लिफ्ट मांग रहे थे। तो इस पर जितेन ने उन्हें जानकारी दी है कि हर दिन ये 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसा जितेन उनको बता रहे थे। क्या स्कूली बस नहीं? मनी के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वड़बीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले दे कर एक ही स्कूल है। मनी ने, लेखिका जो फ्रेंड थी मनी, उन्होंने पूछा, वो भी उन यात्रियों में से एक थी। उन्होंने पूछा जितेन से कि क्या यहाँ पर कोई स्कूली बस नहीं है जो इन बच्चों को स्कूल पहुँचा सके और फिर घर छोड़ सके। तो इस पर जितेन हंसते हुए बताते हैं कि मैडम, यह मैदानी इलाका नहीं है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ जीवन कठोर होता है। यहाँ आपको ऐसा नहीं है कि कोई चिकना आदमी, तोंद वाला, मतलब बढ़े हुए पेट वाला, कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसा हृष्ट पुष्ट आदमी आपको मिलेगा और जो बहुत सुकुमार दिखता हो, कोमल जान पड़ता हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ जीवन बहुत ही कठोर है, दुर्गम है।
और नीचे तराई में, पहाड़ी की तराई में नीचे ले देकर बस एक ही स्कूल है जिसमें सारे यहाँ इस इलाके के सारे बच्चे जाते हैं और पढ़ते हैं। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में आते हैं, आसपास के भी और दूर दराज के बच्चे भी, सारे बच्चे उसी एक ही स्कूल में आकर पढ़ते हैं। और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। जितेन उनको वहाँ के जीवन शैली के बारे में बता रहा था कि जीवन कितना यहाँ दुष्कर है, कठोर है, कि ये बच्चे सिर्फ स्कूल ही नहीं जाते हैं, इतनी दूर पहाड़ी इलाके में ऊपर चढ़कर सिर्फ स्कूल ही नहीं जाते हैं, पहाड़ी चढ़ाई चढ़ के, बल्कि जब ये घर जाते हैं तो शाम को अपनी अपनी माँओं के साथ ये मवेशियों को चराने के लिए जंगल भी जाते हैं और वहाँ मवेशियों को चराते भी हैं, फिर पानी भी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर भी ढोते हैं। और खुद मैंने भी धोया है। जितेन अपने बारे में भी वहाँ बता रहे थे कि उन्होंने भी ये सारे काम किए हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है, कि जरा सा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। जितेन यहाँ पर लेखिका ऐसा बता रही हैं कि खतरा जो है वह धीरे धीरे और भी बढ़ने लगा था। सड़क जो है, पहाड़ी रास्ते की सड़क, वो और भी संकरे होते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ही जीप के आने जाने के बराबर उन रास्तों को एकदम इंच टेप से नाप करके बिल्कुल एक जीप के जितना ही जाने लायक जितना ही चौड़ा बनाया गया हो, कि जरा सी भी अगर जीप का संतुलन बिगड़ा तो सीधा जीप घाटी में, मतलब ये घाटियों में गिर जाएगा और मतलब जीवन खतरे में पड़ जाएगी। तो ये लेखिका यहाँ पर बता रही हैं कि सड़क इतना संकरा होता जा रहा था कि बस एक जीप के जाने लायक ही रास्ता बचा था और थोड़ी सी भी लापरवाही, अगर सेकेंड भर की भी लापरवाही हो और जीप अगर हल्की भी इधर उधर खिसके तो सीधा घाटियों में गिर जाएंगे। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियाँ भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थीं। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेखिका बता रही हैं यहाँ पर कि ऐसे रास्तों पर जगह जगह चेतावनी भी लिखी मिल रही थी। मतलब लोगों को, जो लोग नए आए हैं, जिनको पता नहीं हो, तो उनके लिए चेतावनियाँ लिख दी गई थी कि मतलब कैसे जाना है, वहाँ पे कितनी सतर्कता बरतनी है। ऐसा लिखा हुआ था, सामने ही लिखा था, सामने ही किसी बोर्ड पर एक चेतावनी लिखी थी कि धीरे गाड़ी चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार करें। धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब कि बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएं, घर में आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। ऐसा नहीं हो कि आप किसी खतरे में पड़ जाएं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। एक और चेतावनी, थोड़ी दूर आगे ही जाने पे एक और चेतावनी लिखी मिली। क्या थी वो चेतावनी? तो लिखा हुआ था कि वी केयर मैन ईटर अराउंड, मतलब सावधान रहें, ख्याल रखें, नरभक्षी जो हैं आपके इधर आसपास ही हो सकते हैं। लेकिन वहाँ नरभक्षी जानवर नहीं दिखे, दूध देने वाले याक दिखे। याक एक ऐसा पशु होता है जिसको जंगली बैल भी बोलते हैं, याक को जंगली बैल भी बोलते हैं। तो वो याक जो पशु का एक प्रजाति है, जंगली पशु का प्रजाति है, जो दूध भी देता है। तो दूध देने वाले इनको याक दिखे और याक के बाल काले काले ढेर सारे, याक के काले काले ढेर सारे लंबे लंबे बाल होते हैं। बालों से उनका पूरा शरीर जो है
ढका होता है। तो उनको मतलब जंगली जो है वो बैल बोलते हैं, या एक तरह से दूध गाय देती है, बैल तो देता नहीं है पर हाँ, उनमें मादा होती होंगी जो दूध देती होंगी, मादा याक दूध देती होंगी। तो दूध देने वाले इनको याक दिखे, जंगली नरभक्षी जानवर नहीं दिखे। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक के जो बाल होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे काले काले होते हैं, और पहाड़ों पर ये खुद की रक्षा करते हैं प्राकृतिक रूप से। तो इस तरह के याक इनको दिखे। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। शाम होने लगी थी, सूरज ढलने लगा था। तो इन्होंने देखा, लेखिका और इनके जो सहयात्री थे, उन्होंने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चरा करके वापस आ रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर रखे हुए थे, और आसमान जो था वह फिर धुंध और बादल से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, जो सिक्किमी परिधान, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। उतरती संध्या में जब शाम ढल रही थी तो जीप जो है अब धीरे धीरे चाय के बागानों से होकर गुजर रही थी। फिर लेखिका को एक ऐसा दृश्य दिख गया जिस दृश्य ने इनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो इन्होंने क्या देखा? तो देखा कि नीचे चाय के हरे भरे बागान हैं, और उसमें कई युवतियां बोकू पहने, जो एक प्रकार का सिक्किमी परिधान होता है, वो पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। वो ऊपर से नीचे कई जगह पिक्चरों में भी आपने देखा होगा बच्चों, कि ऊपर से नीचे एक वो परिधान जो होता है ऊपर से नीचे पूरा ढका हुआ होता है, और पीठ पर एक छोटा सा जैसे टुकड़ी जैसा टंगा रहता है, तो उसको बोकू बोलते हैं, सिक्किमी परिधान है ये। तो वो पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहाय था। नदी की तरह जैसे कि नदी उफनती है ना, उसी तरह उफान लेता हुआ उनका यौवन, मतलब उनका नव यौवना शरीर, पूरा भरा पूरा शरीर और कोमल शरीर, और परिश्रम करने वाली युवतियां थी। श्रम करके उनका चेहरा जो है वह पूरा गुलाबी, मतलब जैसे कि कोई ज़्यादा काम करता है तो चेहरा लाल हो जाता है ना, और गोरे लोगों का और भी ज़्यादा लाल, मतलब लालिमा जो है वह और भी दिखता है। जब हम कोई कठिन काम कर रहे होते हैं ना, जब ज़्यादा परिश्रम करते हैं तो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी मतलब उतनी ही तेज़ी से होता है परिश्रम करते वक्त। तो उससे क्या होता है कि कईयों का चेहरा जो है लाल हो जाता है। और गोरे लोग जो होते हैं ना, जैसे कि ये पहाड़ी युवतियाँ थीं जिनके बारे में लिख रही हैं, तो वो जो पत्तियाँ तोड़ रही थी उस श्रम से उनका चेहरा पूरा दमक रहा था, मतलब चेहरा पूरा उनका लाल हो रहा था। तो यही लिख रही हैं कि श्रम से उनका चेहरा गुलाबी हो रहा था, दमक रहा था। एक युवती ने उस पर चटक लाल रंग का, मतलब खूब जो एकदम लाल होता है ना, प्योर लाल, चटक होता है, चमकीला लाल, उस कलर का, उस रंग का बोकू पहन रखा था। तो ऐसा दिख रहा था कि वहाँ तो पूरी हरियाली थी, चाय के बागान में चारों तरफ सघन हरियाली थी, खूब सारी हरियाली थी, घनी हरियाली थी। और उस हरियाली के बीच में, घनी हरियाली के बीच में वह युवती जो है वह बिल्कुल
चमकीले चटक लाल रंग का बोको पहनी हुई थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सूरज डूबता हुआ सूरज जो है उसकी स्वर्णिम और सात्विक आभा में, सूरज जब डूबता है ना तो उसकी रोशनी भी और मतलब चमकदार और लाल रंग की बहुत अच्छी सी मतलब रोशनी उस टाइम निकलती है, जो जैसा लगता है इंद्रधनुषी। तो वो जो रोशनी उस पर पड़ रही थी ना, वो सघन हरियाली के बीच में लाल रंग का बोको पहने वह गोरी सी एकदम सुंदर सी युवती, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही हो। मतलब सूरज की किरणें जब उस पर पड़ रही थी और उस दृश्य पर और उस युवती पर, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इंद्रधनुषी छटा, इंद्रधनुष के रंग चारों तरफ बिखर गए हों। तो लेखिका मंत्र मुग्ध सी उसको देख रही थी और ये चीज़ देख करके, ये दृश्य देखकर अचानक से चिल्ला पड़ी थी। जैसे हम कोई अचरज भरा दृश्य देखते हैं ना, कुछ वंडर देख करके जैसे हमारे मुंह से चीख निकलती है ना, उस तरह से लेखिका चीख पड़ी थी। उनके लिए इतना ज़्यादा सुंदरता, इतनी ज़्यादा सुंदरता, इतना ज़्यादा सौंदर्य जो है वह मतलब उनके अंदर समा नहीं रहा था। तो वह खुशी से और अचरज में चीख सी पड़ी थी। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चिंत सो रही थी। युमथांग पहुँचने के लिए बीच में इनको रुकना था। तो कहाँ रुकी? लायुंग में, मतलब रात भर रुकना था, लायुंग में एक पड़ाव लेना था। अब लायुंग जो है वह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी शांत बस्ती थी, उसी का नाम था लायुंग। यहीं पे ये लोग रुकने वाले थे। पूरे दिन दौड़ धूप से और यात्रा के से थक गए थे, तो वहीं पे ये रुकने वाले थे रात भर के लिए, सुस्ताने के लिए, रेस्ट लेने के लिए। सारी दौड़ धूप से दूर, अब जो उधर रास्ते में इन्होंने जो कुछ भी देखा, सारी जिंदगी की दौड़ धूप से दूर, पहाड़ी इलाके में जीवन तो दुष्कर है ही, तो दौड़ धूप से दूर यहाँ पर जो ये बस्ती थी ना, शांत इलाके में थी, छोटी सी थी और लोग यहाँ पर निश्चिंत से सो रहे थे। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। उसी लायुंग में लेखिका अपने सहयात्रियों के साथ ठहरी हुई थी और तिस्ता नदी के किनारे एक लकड़ी का घर बना था, उसी में ये रुकी हुई थी। तो मुंह हाथ धोकर जो है तिस्ता नदी के किनारे ही जो पत्थर बिखरे थे उस पर ये बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। शाम तो हो ही गया था, लगभग रात होने वाली थी। तो ये लोग वहाँ रुके थे और लेखिका जो है वह नदी के किनारे पत्थरों पर बैठी हुई थी। ऊपर से सामने बहुत ऊंचाई से झरना बह रहा था और वह झरना बहकर तिस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम मतलब धीरे धीरे हवा चल रही थी, हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। चांद जो था आसमान में, उसको बादल ने ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। पशु पक्षी भी घर को लौट रहे थे, अपने अपने ठिकाने को, और लोग भी जो हैं वह शाम होने से अपने अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आईं। वातावरण में बहुत शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही हों, घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी, घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी मंदिर की घंटियां जैसे बज रही हों। आंखें जो है वह अनायास ही भर आईं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा।
वहीं सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। लेखिका की आंखें अनायास ही भर आईं उस दृश्य को देख करके कि शांति है और प्रकृति जो है वह अपने सानिध्य में हर चीज़ को संजोई हुई है और एक लय ताल गति से सब कुछ हो रहा है। तो इनके अंदर जो है इन सब चीज़ों को देखकर ज्ञान का एक बोधिसत्व जाग उठा। मतलब जैसे बौद्धों की तरह ये भी ऐसा लगा जैसे कि ज्ञान का भंडार इनके अंदर भी जागने लगा है और सोचने लगी है कि वहीं पे सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। जहाँ सब कुछ है वहीं पे सुख शांति और सुकून है। सब कुछ का मतलब है कि सब कुछ, इंसान, पशु, पक्षी, प्रकृति, वो सभी कुछ जिसको भगवान ने ब्रह्मांड में जिसकी रचना की है वो सब एक साथ हैं और सभी अपने अगर गति से चल रहे हैं, अपने लय में, अपने ताल में चल रहे हैं, एक दूसरे का सानिध्य बनाए हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, सहयोग करते हुए, तो वहीं पर सुख शांति और सुकून है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। लेखिका यहाँ पर लिख रही हैं कि हमारी पीढ़ी ने, मतलब हमारे आगे वाले जो जनरेशन है उनको हम क्या ही बताएंगे, क्या सीख देंगे। हमारी पीढ़ी ने, माने हम लोगों ने जो प्रकृति से खिलवाड़ किया है। प्रकृति से खिलवाड़ का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे प्राकृतिक संसाधनों से जो खिलवाड़ है, लकड़ी, वनों को काटे जाना है और भी बहुत सारे चीज़ जो है, तो सब कुछ जैसे अव्यवस्थित सा होता जा रहा है। तो हम लोगों ने जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है वह गलती नहीं है, अक्षम्य अपराध किया है हमने। और हिमालय जो है वह अब मेरे लिए कविता नहीं है। मतलब हिमालय को देखकर जो मेरे अंदर भावनाएं जाग रही हैं, जो कविता, मेरा मन एक तरह से कविता लिख रहा है, वो कविता तक बस नहीं रह गया है, दर्शन बन गया है। मतलब हिमालय मेरे लिए ज्ञान का स्रोत बन गया है। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा, हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? अंधेरा होने के पहले लेखिका जो है किसी प्रकार शिलाओं और पत्थरों से होकर धीरे धीरे डगमगाती, पकड़ती हुई, चलती हुई नदी की धार तक पहुंची। उनको नदी तक जाना था तो वो पहुंची नदी की धार तक, और नदी के बहते पानी को अपने हाथ में लिया तो उनके अंदर जो है कुछ उनको याद आने लगा। उनके अंदर अतीत धड़कने लगा। अतीत मतलब बीती हुई बातें, पहले की बातें। तो जो अतीत में बातें हो चुकी हैं वो कुछ बातें उनको याद आने लगी। तो क्या बातें याद आने लगी? तो उनको ये याद आने लगा कि हमारे यहाँ जल को जब हाथ में लेते हैं ना तो संकल्प करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का जब हम संकल्प करते हैं तो जल को हाथ में लेकर करते हैं, मतलब जल को साक्षी बनाकर करते हैं। तो जब उन्होंने जल को हाथ में लिया तो उनको वही चीज़ याद आ गई कि अब तो जल मैंने उठा लिया है तो संकल्प किया जाता है, तो मैं क्या संकल्प करूं? कुछ तो संकल्प करूंगी ना, कुछ तो करना पड़ेगा जब जल हाथ में उठा लिया है तो। पर मैं करूं तो क्या संकल्प करूं? संकल्प की स्थिति में नहीं थी, भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। लेखिका लिख रही हैं कि वह संकल्प तो करना चाह रही थी पर संकल्प करने की स्थिति में नहीं थी। उनके अंदर एक भीतर प्रार्थना थी, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल का मतलब होता है विष, जहर।
तो भीतर का जितना भी इनका विष था, मतलब इनके मन की जितनी भी बुराई थी, जहर जो भी, मतलब लेखिका तो एक व्यक्ति के अंदर की सारी चीज़ें बता रही हैं, तो इनके साथ भी वही सब कुछ हो रहा था कि संकल्प तो करना है, पर करूं क्या संकल्प। तो एक इनके अंदर एक प्रार्थना जगी, जैसे कि ये बहुत कमज़ोर हो, और इनकी प्रार्थना जैसे एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना है। इनके भीतर का सारा हलाहल, इनकी सारी तामसिकताएं इसी बहती धारा में बह जाएं। तो संकल्प इन्होंने क्या लिया? यही लिया कि मेरे अंदर जो कुछ भी बुराई है, हे ईश्वर, मेरे अंदर जो कुछ भी बुराई है, तामसिकताएं मतलब राक्षसी प्रवृत्ति होती है, और मतलब खराब नेचर, खराब माने एक तरह से दुर्व्यवहार होता है। माने व्यक्ति के अंदर जो दुर्व्यवहार, जो भी कुछ बुराई है, जो भी कुछ बुराई है, जो भी कुछ खराब है, वह सारा कुछ इसी धारा में बह जाए। मतलब इस धारा के मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मेरे अंदर की जितनी भी बुराई है, इस नदी की बहती धारा बहा कर ले जाए। सारी मेरे अंदर की जो बुराई है वह बह जाए, और सिर्फ अच्छाई ही मेरे अंदर रह जाए। तो ये संकल्प उन्होंने लिया कि मेरे अंदर की जो भी बुराई है उसको मैं जड़ से ख़त्म कर रही हूँ, ऐसा संकल्प मैं कर रही हूँ, और ये सारा इस नदी के बहते जल में बह जाए। मेरे अंदर सिर्फ अच्छी चीज़ें रह जाए, अच्छी भावनाएं रह जाएं। तो ऐसा उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया, और नदी के जल को हाथ में लेकर यही संकल्प किया। क्या संकल्प लिया? तो मेरे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, जो कुछ भी है, मेरा विष है, अंदर जहर भरा है, मतलब दुर्भावनाएं भरी हुई हैं, राक्षसी प्रवृत्ति, तामसिकताएं भरी हुई हैं, वो जो कुछ भी बुराई है वो सब इस नदी की धारा में, हे ईश्वर, बहा दो, और मैं एक निर्मल व्यक्ति हो जाऊं। मेरे अंदर बस अच्छाई रह जाए। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। लेखिका ने तो संकल्प वगैरह ले लिया, सब कुछ भगवान से प्रार्थनाएं कर ली। अब रात जो है वह रात तो हो ही चुकी थी। रात धीरे धीरे और अधिक गहरी होने लगी, गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था, मतलब हिमालय ने अंधकार की पूरा, इतना अंधकार हो गया था रात होने से, कैसा लग रहा था जैसे कि हिमालय पूरा काला कंबल से ढक गया हो, अंधकार रूपी काले कंबल से हिमालय ढक गया हो। तो यही चीज़ ये लिख रही हैं कि हिमालय ने काला कंबल लगता है जैसे ओढ़ लिया था। और जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, मतलब जो गेस्ट हाउस बने हुए थे ना वहाँ पर, वो ऐसे लग रहे थे, लकड़ी के होते हैं पहाड़ी एरियो में, अधिकतर घर, मकान, गेस्ट हाउस, होटल वगैरह जो भी हैं वो सारे लकड़ी के ज़्यादातर बने होते हैं। तो लकड़ी के छोटे गेस्ट हाउस ऐसे दिख रहे थे जैसे कि खिलौने जैसे दिख रहे थे। तो उन गेस्ट हाउस में जितेन जो है वह अपने संगी साथियों के साथ गाने की तेज़ धुन पर जब नाचना शुरू किया, तो देखते देखते ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ जादू जैसा लग रहा था। आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मतलब जितेन को उस गेस्ट हाउस में अपने संगी साथियों के साथ गाने की धुन पे नाचते हुए ऐसा वो प्रतीत हो रहा था, ऐसे दिख रहे थे वे लोग कि जैसे कि कोई परियों की कहानी में ये सब कुछ हो रहा है, एक जादू सा छा गया वहाँ पर। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ, जैसे परी लोक होता है ना, उस तरह से सब कुछ ऐसा दिख रहा था कि हम परी लोक में ही हैं और यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। ऐसी मस्ती और मादकता उस परिदृश्य में, उस वातावरण में छाई हुई थी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण
हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मस्ती और मादक मतलब मस्ती और नशा, मतलब उस समय का जो खुशी था ना, उस समय का जो सुरूर था, नशा था और मस्ती थी, वो सभी कुछ जो है खुशी और मस्ती, ये सब कुछ मिक्स होकर मिल करके एक ऐसा चीज़, मतलब एक ऐसा आबो हवा, एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ, एक ऐसा माहौल बन गया कि सभी सैलानी जो हैं वह गोल गोल घेरा बना करके नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। इनकी एक सहेली थी ना, जो पिछले लाइनों में हमने कई बार उनका चर्चा ये लिखी है, उनकी चर्चा इन्होंने की है मणि की। वह उनकी उम्र करीब 50 साल की रही होगी। तो 50 साल के होते हुए भी उन्होंने ऐसा जानदार डांस किया, मतलब नृत्य किया कि जैसे कुंवारी लड़कियां भी मात खा जाएं। मतलब लड़की फड़की भी ऐसा, लड़की वड़की भी ऐसा नहीं करेगी, ऐसा नृत्य उन्होंने किया था और सब कोई उन्हें अवाक होकर देखते से रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद? ये सोच रही थी लेखिका कि कितनी खुश थी वो, कितना उसके अंदर आनंद भरा हुआ था। इतना आनंद कहाँ से आया था उसके अंदर कि वो एकदम ऐसा, मतलब जानदार डांस किया उन्होंने, ऐसा नृत्य दिखाया कि सब लोग हक्के बक्के से रह गए। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम। लायुंग की जो सुबह थी ना, वह बहुत शांत और सुरम्य थी। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई लायुंग की जो सुबह थी, अगली सुबह की बात बता रही हैं लेखिका कि अगली सुबह, लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी और तीस्ता नदी की धारा के जैसे ही वह भी कलकल करती हुई जैसे कि बह रही थी। सुबह बहुत अच्छी थी। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। पहाड़ी लोगों का अधिकतर जो है वह जीविका का साधन पहाड़ी आलू होता है। पहाड़ी आलू भी एक तरह का आलू ही होता है, पहाड़ों में उसको उगाया जाता है, पहाड़ी लोग उगाते हैं। और वहाँ धान की खेती भी होती है और दारू का व्यापार भी होता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य साधन होता है। सुबह अकेले ही लेखिका टहलने निकल गई थी इस उम्मीद में कि वहाँ पर उन्हें कहीं न कहीं बर्फ़ दिखेगी, पर ऐसा हुआ नहीं, बर्फ़ उन्हें नहीं दिखा। अप्रैल के शुरुआती महीने थे, अप्रैल के शुरुआती महीने के दिन थे, तो दिखाई नहीं दिया। अप्रैल का महीना था, शुरुआती महीने में बर्फ़ वहाँ शायद होता नहीं होगा, गिरता नहीं होगा, तो बर्फ़ का एक कतरा भी इनको दिखाई नहीं दिया। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। हालांकि ये लिख रही हैं कि सी लेवल से, मान समुद्र के तल से 14,000 ऊपर पहाड़ पर थे ये लोग, 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। और लेखिका का मन बर्फ़ देखने के लिए बेचैन था। मैदान से जो लोग जाते हैं ना पहाड़ी एरिया में, वह अक्सर उनका मन बर्फ़ देखने का बहुत होता है। बर्फ़ देखने के लिए ही बहुत सारे लोग जाते हैं। बर्फ़ से ढके हुए जो पहाड़ होते हैं वो किसी जन्नत से कम नहीं होते हैं, जन्नत जैसे, स्वर्ग जैसे दिखते हैं। तो देखने के लिए मैदान के लोगों को कहाँ बर्फ़ दिखेगी, तो ये लोग पहाड़ी एरिया में वही स्वर्ग देखने जाते हैं। पहाड़ों से लदे हुए, ढके हुए बर्फ़ देखने जाते हैं। मैदान के लोग जो हैं वह पहाड़ी एरिया में बर्फ़ देखने जाते हैं। बर्फ़ से ढके हुए आच्छादित पहाड़ दिखने जाते हैं। बर्फ़ से आच्छादित पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं दिखते हैं, स्वर्ग जैसा ही लगता है वहाँ का नज़ारा, वहाँ का दृश्य। तो मैदानी लोग जो हैं वह अधिकतर पहाड़ों में घूमने जाते हैं। तो ज़्यादातर
बर्फ़ से ढके पहाड़ को देखने जाते हैं, उस स्वर्ग को अनुभव करने अपनी आँखों से देखने जाते हैं। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, लेखिका इस उम्मीद में सुबह अकेले ही टहलने निकल गई थी कि उन्हें बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी। अप्रैल के शुरुआती महीने में, अप्रैल का महीना शुरू हुआ था, तो शुरुआती महीने में बर्फ़ का एक कतरा भी उनको नहीं दिखा, वहाँ नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदान से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते हैं। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। लेखिका यहाँ कह रही हैं कि अगले दिन लायुंग की सुबह जो है वह बेहद शांत और सुरम्य थी, बिल्कुल तीस्ता नदी के कलकल धारा की तरह बहती हुई, मतलब कलकल धारा, तीस्ता नदी की जो कलकल धारा बहती हुई रहती है, उसी की तरह बिल्कुल भी शांति से जो धारा बहती रहती है, उसी की तरह लायुंग की अगली सुबह बिल्कुल शांत और सुरम्य थी। और यहाँ के अधिकतर लोगों का जो जीविका का साधन है वह है पहाड़ी आलू और धान की खेती और दारू का व्यापार। मतलब पहाड़ी आलू उपजाते हैं लोग, धान की खेती करते हैं और दारू का व्यापार करते हैं। यह यहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य साधन है। सुबह अकेले ही लेखिका टहलने निकल गई थी, इस उम्मीद में कि कहीं इन्हें बर्फ़ देखने को मिल जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इन्हें बर्फ़ देखने को नहीं मिला। अप्रैल का शुरुआती महीना था, तो वहाँ पर बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। उस समय वहाँ पर नहीं रहता है बर्फ़। यद्यपि सी लेवल से, समुद्र तल की ऊंचाई से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे ये लोग। लेखिका और इनके जो सहयात्री लोग थे, ये जहाँ पर थे लायुंग में, वह समुद्र तल से, सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। वो बर्फ़ देखने के लिए लेखिका बेचैन थी, पर बर्फ़ तो दिखा नहीं। मैदान से जो लोग आए रहते हैं पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए, उनके लिए बर्फ़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो बर्फ़ देखना चाहते हैं, क्योंकि बर्फ़ से ढके हुए जो पहाड़ होते हैं ना, वह बिल्कुल जन्नत का अनुभव देते हैं, जन्नत की तरह दिखते हैं, स्वर्ग की तरह लगते हैं। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ़ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। वहीं पर एक सिक्किमी, जब लेखिका टहल रही थी और ये सब कुछ सोच रही थी, तो वहाँ पर एक सिक्किमी नवयुवक जो था सिक्किमी कोई लड़का था, वो वहीं पर टहल रहा था। उसने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते, पोल्यूशन के चलते यहाँ स्नोफॉल बहुत कम होता है, पर अगर ये लोग कटाओ चली जाएं तो वहाँ पर इनको स्नोफॉल देखने को ज़रूर मिलेगा। कटाओ को भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। कटाओ, जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। अब कटाओ कहाँ है? तो कटाओ लायुंग से भी और अधिक ऊंचाई पर था, 500 फीट ऊंचाई पर था, और वहाँ जाने में 2 घंटे का वक्त लगता था। उसको भारत का स्विट्ज़रलैंड बोलते थे। हालांकि वह टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, और नहीं बनने के कारण चर्चाओं में भी कम था। वहाँ के क्षेत्रीय लोग जानते थे उस जगह को।
को, उसको भारत का स्विट्ज़रलैंड बोलते थे। स्विट्ज़रलैंड एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। उसको धरती का मतलब बोला जाता है कि यहाँ पे जैसे कि कश्मीर में स्वर्ग का अनुभव होता है ना, इसी तरह से स्विट्ज़रलैंड, वहाँ भी स्वर्ग का अनुभव होता है। और तो इस कटाव को भी भारत का स्विट्ज़रलैंड ही बोला जाता था। 2 घंटे का सफ़र था, 500 फीट की ऊंचाई पर, 500 फीट की ऊंचाई पर था। तो उस युवक ने लेखिका को यह सलाह दिया कि आप कटाव चली जाएं, तो वहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुक कर लिया था। मीठी झिरकियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। जब नवयुवक इनसे बात कर रहा था लेखिका से, तो उसकी जो पत्नी थी वह उसके लकड़ी के छोटे से घर के बाहर खड़ी थी, इन लोगों को बतियाते देख रही थी। तभी ऐसा हुआ कि कहीं से गाय आई और उसने पॉलीथिन में महुआ ले रखा होगा, तो महुआ को उसने खा लिया। गाय ने मतलब ग्रुप कर लिया, महुआ को चट कर लिया। तो उस युवक ने उसको धीरे से झिड़की दे करके भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना, बस इस उम्मीद में और इस आवेश में, इस उत्तेजना में कि कटाव में इन लोगों को बर्फ़ मिलेगी, ये लोग कटाव की ओर निकल पड़े थे। कटाव का जो रास्ता था वह बहुत ही खतरनाक था और उस खतरनाक रास्ते पर धुंध और बारिश का भी जमावड़ा था। मतलब धुंध अलग थी, बारिश अलग हो रही थी और रास्ता बहुत ही खतरनाक था। जितेंद्र लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत। जितेंद्र जो थे इनके ड्राइवर, वह अंदाज से गाड़ी चला रहे थे, धीरे धीरे आराम से। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सभी पर बादलों की परत सी जम गई थी। सब कुछ बादल में, ऐसा लग रहा था सिर्फ बादल ही बादल दिख रहे हैं। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप और उन बादलों को चीरकर लेखिका की जीप जो है वह भी आगे बढ़ती जा रही थी। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश। एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम उस धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। खतरनाक रास्ते के एहसास ने लेखिका और उन सभी को चुप कर दिया था। सभी चिंता में डूबे थे कि कैसे ये खतरनाक रास्ता कटेगा, हम लोग कटाव पहुँचेंगे। यह जो चिंता थी, यह सोच जो थी, इसने सबको मौन कर दिया था। सब चुपचाप बस सांस रोके जीप में चुपचाप से बैठे थे और संभल कर जो जितेंद्र जीप को आगे बढ़ा रहे थे उस जीप को देख रहे थे, आगे बढ़ती जीप को सांस रोके हुए। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। अब उस रास्ते पर चलते चलते ये लोग चुप तो हो ही गए थे, मौन हो गए थे। ये बस इतना सोच रहे थे, इनके मन में यह बात ही चल रही थी कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो जीप सीधा गिर जाएगी, हम लोग गिर जाएंगे घाटियों में और सब खत्म हो जाएगा, मतलब हम लोग सभी खत्म हो जाएंगे। यह डर जो थी इनके अंदर, वो उसने इनको खामोश कर रखी थी। ये लोग चुप हो गए थे, सब मौन हो गए थे, चुपचाप से जीप को बस देखे जा रहे थे और उस जीप में और आसपास इन लोगों के सांस लेने के अलावा और कुछ भी नहीं समझ आता। बस सांस लेने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और आसपास जीवन का पता नहीं था। आसपास कुछ भी ऐसा लग रहा था जैसे नहीं है, बस सांस
जो ये ले रहे थे उसकी आवाज़ ही आ रही थी। ये लोग इतना डर गए थे, लेखिका यह यहाँ पर बताना चाह रही हैं कि इतना डर गए थे। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। अब पहले एक चेतावनी लिखी, इनको दिखी कि इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, मतलब कि अगर आप शादीशुदा हैं तो कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, आपको कुछ भी हो सकता है। फिर जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी लिखी दिखी कि दुर्घटना से देर भली और सावधानी से मौत टली। मतलब दुर्घटना से अच्छा है कि आप देर से पहुँचे और सावधानी बरतेंगे तो मौत टल जाएगी। तो इस प्रकार की चेतावनियाँ जो हैं वह पहाड़ी इलाकों में रास्ते में लिखी रहती हैं, लोगों को सावधान करने के लिए। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मनी स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। जब आधा रास्ता इन्होंने पार कर लिया तो उसके बाद धुंध छटी और धुंध छटने के साथ ही सृष्टि भी दिखने लगी, सब कुछ आसपास का वातावरण दिखने लगा और जो एक सन्नाटा सा छा गया था वह भी दूर हो गया। फिर ये लोग धीरे धीरे आपस में बात करने लगे। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा कि कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। तो इस पर इनकी सहेली जो मणि थी वह स्विट्जरलैंड घूम आई थी, तो उन्होंने इस पर रिएक्शन दिया, प्रतिवाद किया कि नहीं, स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर है और स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। कटाओ के करीब लेखिका और इनका टीम आ रहा था। ये सारे लोग आ रहे थे और इनको बर्फ से ढके हुए पहाड़ दूर से ही अब दिखने लग गए थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पाउडर, कहीं पर अगर हम पाउडर छिड़कते हैं ना और कुछ जैसे कि हवा से या किसी वजह से जैसे कि कुछ पाउडर रह जाता है जमा हुआ और कुछ झड़ जाता है, तो जैसा वहाँ पर दृश्य बनता है ठीक उसी प्रकार का दृश्य वहाँ पर भी सृष्टि में बन रहा था, आसपास बन रहा था कि पर्वत पर लग रहा था कि जैसे किसी ने पाउडर छिड़क दिया हो और थोड़े पाउडर जमे रह गए हो, थोड़े झड़ गए हों, तो आधे हरे आधे काले इस तरह से दिख रहे थे। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। नार्गे ने उत्तेजित होकर खुश होकर कहा कि देखिए देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है कि अभी बीती रात में ही ये बर्फ गिरी हो। और थोड़ी दूर जब आगे ये लोग बढ़े तो इन्हें पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि साबुन के सफ़ेद झाग जो है, साबुन का जो सफ़ेद झाग है वह चारों ओर गिरा हुआ है, इस तरह से गिरी हुई बर्फ दिख रही थी। जीप की खिड़की से लेखिका बार बार सीट निकाल कर यह नज़ारा, यह दृश्य देख रही थी। चांदी से लग रहा था कि जैसे चांदी की तरह पहाड़ चमक रहे हैं। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो।
जितेन ने जब लेखिका से पूछा कि आपको ये सब कुछ देखकर कैसा लग रहा है, तो इन्होंने जवाब दिया, राम रोछो। राम रोछो नेपाली भाषा के शब्द हैं, इसका मतलब होता है अच्छा लग रहा है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी थी, चेहरा इतराने लगा, और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। जब इनके मुंह से नेपाली भाषा जितेन ने सुना तो वह एकदम से खुशी से उछल पड़ा कि आपने यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी। और इस खुशी के साथ ही उसके चेहरे पर एक गर्व की जो भावना थी वह भी आ गई। अपने भाषा के प्रति उसका सम्मान उसके चेहरे से झलकने लगा। किसी चमत्कार की तरह तभी अचानक सी हल्की हल्की बर्फ भी जो है वह महीन महीन मोतियों के जैसे कि छोटी छोटी मोतियां झड़ रही हैं, उस तरह से बर्फ भी गिरने लगी। तिम्रो माया सेंधे मलाई सताउन छो। अब नेपाली भाषा का यह एक लाइन लेखिका यहाँ पर फिर लिख रही हैं कि तिम्रो माया सेंधे मलाई सताउन छो, कि तुम्हारी माया जो है वह मुझे सदैव रुलाता है। चहुओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। इतना सुंदर वह नज़ारा था, एकदम बिल्कुल स्वर्ग के तरह, कि वहाँ पर लेखिका के मुंह से भी यह वाक्य निकल गए कि तिम्रो माया सेंधे मलाई सताउन छो, तुम्हारा माया मुझे सदैव रुलाता है। ईश्वर के प्रति इनका आभार एक बार फिर से प्रकट हो गया। और चारों तरफ बिखरी जो बर्फीली सुंदरता थी उसको देख करके जितेन भी झूमने लगा था और प्रेम के झील में तैरते हुए मतलब प्यार से वह गाना गाने लगा था, झूमने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। अब लेखिका यहाँ कह रही है कि ये लोग जो थे ये सभी जीप से उतर गए थे और बर्फ पर आ गए थे, बर्फ पर कूदने लगे थे। करीब घुटने भर बर्फ यहाँ पर जमी हुई थी, नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान था और नीचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ जैसे कि एक हो रहे थे, मतलब आसमान को छू रहे थे। बर्फ से ढके हुए पहाड़ आसमान को छू रहे थे। कई सैलानी तो बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। कई सैलानी जो थे वह बर्फ पर लेट कर पूरी मतलब ऐसा लग रहा था कि एक दृश्य को वह कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं, फोटो खींचने लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। लेखिका के पांव जो हैं वह बर्फ की ठंडक से झंझना रहे थे, पर पांव तो झंझना रहे थे लेकिन इनका मन जो है वह वृंदावन हो रहा था, मतलब भक्ति भाव से विभोर हो रही थी। इनका मन भक्ति भाव से भर रहा था और भीतर लग रहा था कि जैसे कि परमात्मा जाग गए हों, भगवान जाग गए हों। मन हुआ इनकी भी ख्वाहिश हुई थी कि ये भी बर्फ पर लेट करके इस जन्नत को, बर्फीली जन्नत को, बर्फीले स्वर्ग को जी भर कर देखें। पर इनके पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। बर्फ पर पहनने के लिए अलग से जूते मिलते हैं जो लंबे लंबे होते हैं, घुटनों तक के होते हैं। तो वह पहनकर बर्फ पर चलने से पैरों में मतलब बर्फ ठंडे नहीं लगते, बर्फ की ठंडक से पैरों को वह जूते बचाते हैं। तो वो तो नहीं थे, इनके पांव झनझन भी कर रहे थे पर मन जो है भक्ति भाव से विभोर हो रहा था। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या
एक भी दुकान नहीं थी। लेखिका का मन ये हुआ कि किराए पर वो जूता ले लें, पर ये तो टूरिस्ट स्पॉट था ही नहीं। कटाव जो था वह यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, और टूरिस्ट स्पॉट नहीं होने के कारण यहाँ एक भी दुकान नहीं थी, किसी भी चीज़ की दुकान नहीं थी। खैर, लेखिका इस बात पर थोड़ा अफसोस भी यहाँ जाहिर कर रही हैं कि खैर कोई बात नहीं था, जूता तो नहीं था, ये ऐसे ही आनंद ले रही थी, ऐसे ही बहुत खुश थी। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। दनादन लोग तो फोटो खींच रहे थे, पर ये दनादन मतलब लगातार फोटो खिंचवाने की जगह पर वह उन सारे परिदृश्य को अपने अंदर ही समेट रही थी, अपने अंदर ही संजो रही थी, ताकि जब ये महानगर में जाएं, सिटी में जाएं, शहर में जाएं, अपने शहर में, तो डार्क रूम मतलब शहर में तो ऐसे लोग रहते हैं ना, फ्लैट में, जैसे अपने अपने घरों में एक तरह से कैदी रहते हैं, बहुत काम हो तभी निकलते हैं, और इस तरह का तो माहौल भी नहीं होता है। तो उस हिसाब से तो ये स्वर्ग में थी। तो ये उन सारे दृश्यों को अपने अंदर समेट रही थी कि जब ये महानगर जाएं, शहर में जाएं, अपने शहर में, तो इस सारे दृश्य को याद कर सके, और याद करके उसको फिर से अपने नज़रों से देख सकें, अपनी याददाश्त में अपनी नज़रों से देख सकें। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाले दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। वह क्षण जो है, वह इनको लेखिका को पूरी तरह से संपूर्ण लग रहा था, हर चीज़ से संपूर्ण लग रहा था। उसमें सुख, खुशी, आनंद, शांति, निर्मलता, पवित्रता, देवत्व, सब कुछ था, सब कुछ से इन्हें संपूर्ण लग रहा था। और ये जो हिम शिखर थे, मतलब पर्वतों के जो शिखर थे, यह इन्हें आध्यात्म से जोड़ रहे थे, इन्हें अपने धर्म से जोड़ रहे थे। और ये सोच रही थी कि शायद ऐसे ही पलों के बीच में जो वेदों की रचना हुई है, वह हमारे ऋषि मुनियों ने इसी दिव्यता के बीच, ऐसे ही दिव्यता भरे क्षणों के बीच में उसकी वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा, अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। बहुत बड़ी बात यहाँ पर, बहुत अर्थपूर्ण बात यहाँ पर लेखिका ने लिखी है कि ऋषि मुनियों ने ऐसे ही क्षणों में, ऐसे ही दृश्यों के बीच में, ऐसे ही देवत्व के बीच में वेदों की रचना की होगी, जो हमें जीवन का सार देते हैं, और जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, इस महामंत्र को पाया होगा। अंतिम संपूर्णता मतलब जो एक लास्ट संपूर्णता, मतलब एक जो सबसे बड़ी संपूर्णता होती है ना, सबसे अंत की संपूर्णता, अंतिम संपूर्णता, जीवन, व्यक्ति के जीवन की अंत की संपूर्णता, मतलब व्यक्ति के पूरे जीवन का जो सार है, जो उसको एक अच्छा इंसान बनाता है, उसी संपूर्णता का प्रतीक था वह दृश्य, वहाँ का नज़ारा, वहाँ का सौंदर्य, वहाँ का देवत्व। ऐसा उसका प्रभाव था कि अगर बड़ा से बड़ा भी अपराधी उस दृश्य को एक बार देख लेना, तो एक क्षण के लिए ही सही, पर वह करुणा का अवतार बन जाएगा, वह अपना अपराध सारा भूल जाएगा। वह दृश्य ऐसा था कि बड़े से बड़े अपराधी को भी एक पल के लिए ही सही, पर बुद्ध बना दे। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने इव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता?
मिल्टन की बातें इनको याद आ गई। मिल्टन जो थे वो दार्शनिक थे। ईव और मिल्टन ने जो इनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है कि अगर कोई शैतान या मतलब राक्षस भी अगर उसकी सुंदरता को देख ले तो वह भी ठगा सा रह जाता था, मंत्रमुग्ध हो जाता था और दूसरे की अमंगल जो करने की उसकी प्रवृत्ति थी उसको भूल जाता था। तो इसी बात पर उन्होंने, जब लेखिका को इस बात का ध्यान आया तो उन्होंने मनी से पूछा कि क्या उन्होंने मिल्टन की कविता पढ़ी है, वह कविता पढ़ी है। पर मनी उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राहि त्राहि मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मनी से तो लेखिका ने जब यह पूछा कि उन्होंने क्या मिल्टन की वो कविता पढ़ी है जिसमें उन्होंने ईव की सुंदरता का वर्णन किया है और इस तरह का कुछ लिखा है, इस तरह से कि अगर शैतान भी देख ले तो वह दूसरों की अमंगल करने की प्रवृत्ति भूल जाता था, वह भी शुद्ध विचारों का हो जाता था, अपनी सारी दुष्टताएं भूल जाता था। तो मनी जो है वह एक अलग ही ख्यालों में खोई हुई थी। अपने ही सवालों से अंदर ही अंदर जो उनके अंदर सवाल उठ रहे थे उससे वह जद्दोजहद कर रही थी, जूझ रही थी, अपने ही सवालों का जवाब ढूंढने में लगी थी। तो खोई हुई थी मनी एक तरह से। और अचानक से लेखिका के इस प्रकार कहने पर इनका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो दार्शनिक की तरह बताने लगी इनको कि जो ये हिमशिखर हैं, जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के, और प्रकृति जो है वह मनुष्य के पीने के पानी का बंदोबस्त कैसे करती हैं, कि इसका एक अनोखा ढंग है, नायाब ढंग है, और इस ढंग से वह सारा इंतज़ाम करती है पूरे सृष्टि के, पूरे प्रकृति के, पूरे धरती के लोगों के पीने का पानी का व्यवस्था करती हैं। कैसे करती है? तो बर्फ़ के रूप में जब पानी होते हैं, जो ये हिमशिखर जो हैं वह एक जल स्तंभ की तरह हैं और बर्फ़ के रूप में ये सारे पानी को अपने ऊपर जमाए रखते हैं। और जब गर्मी आती है, जब लोगों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, जब धरती पे मतलब सूखा पड़ता है एक तरह से, तो गर्मियों में यही बर्फ़ जो है पिघल कर नीचे की तरफ जाते हैं, लोगों को पानी के रूप में लोगों तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से प्रकृति जो है वह लोगों के पानी पीने की व्यवस्था करती है और लोगों को पानी देती है। तो ये हिमशिखर जो हैं वह एक तरह से हमारे जल स्तंभ भी हैं, पानी के संचिता भी हैं, पानी के को संचय भी करते हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। हिमशिखरों की जो जल संचय की यह व्यवस्था है प्रकृति की, वह बहुत ही अनोखा है, अद्भुत है, निराला है। क्योंकि यही बर्फ़ जमकर जो अभी इतने सुंदर दृश्य को उपस्थित कर रहे हैं, यही जब गर्मी आती है और पानी के लिए धरती पे त्राहि त्राहि मचती है, गर्मी में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को, तो जब त्राहि त्राहि मचती है पानी के लिए, तो यही बर्फ़ जो है वह पिघल कर नीचे की तरफ जाते हैं और पानी बनकर लोगों के सूखे कंठों तक, होठों तक पहुंचते हैं। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिमशिखरों का। मणि जो है इस भावना से मतलब द्रवित हो गई और इस भावना से भरकर उन्होंने हिमशिखरों को माथा नवाया, मतलब प्रणाम किया कि इन हिमशिखरों का, इन नदियों का बहुत ऋण है हमारे ऊपर। संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा।
मणि की इन बातों से एक स्वप्न जैसा लग रहा था सब कुछ लेखिका को। मणि जो बोल रही थी दार्शनिक की तरह ये सारी बातें, तो लेखिका को वह सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा था। और उस लम्हों में ही इन्होंने सोचा कि ये जो संसार है ये सब कुछ कितना सुंदर है। पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। संसार कितना सुंदर है, लेखिका यह सोच ही रही थी कि तभी इनके ख्यालों में वह पहाड़ी युवतियाँ आ गई जो पत्थर तोड़ती हुई इनको दिखाई देने लगी। और इनका जो खुशी था, यह जो बोध था, वह एक समय के लिए, एक क्षण के लिए मुरझा सा गया कि सब कुछ तो इतना सुंदर है, पर जीवन जो है वह बहुत कठोर भी है और दुष्कर भी है। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है। आत्मा और परमात्मा, यह दोनों के बहुत सारे अनंत, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, उस ज्ञान में बहते हुए उस परतों को एक एक करके हटाते हुए इनका सफ़र है। मतलब ये इसी सोच में डूबी हुई थी, इसी सब बातों में ये कहीं ना कहीं जूझ रही थी, इन्हीं सब सवालों से, इन्हीं सब बातों में खोई हुई थी। तभी इनका सफ़र आगे बढ़ा और इनको इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ दिख गई। तो इनको ध्यान आया कि अरे ये तो बॉर्डर एरिया है। वो बॉर्डर एरिया था और वहाँ पे इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ थी। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी करकराती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। मतलब -15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस भी जब रहता है ना, तो इतनी ठंड पड़ती है कि लोग मतलब अकड़े से रहते हैं घरों में भी, और वहाँ -15 डिग्री सेल्सियस था तापमान। तो सोच सकते हैं कि कितनी करकराती ठंड रही होगी। मतलब वहाँ तो सांस लेना भी जैसे एक जंग है। तो उसी करकराती ठंड में वो फौजी जो है वह बॉर्डर एरिया पर रहते हैं लोगों की सलामती के लिए। तो बॉर्डर एरिया है का ध्यान आया इनको फौजी छावनियाँ दिखने पर, और थोड़ी ही दूर पर चीन की भी सीमा है। एक फौजी से इन्होंने पूछ दिया कि इतनी करकराती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फौजी से जब इन्होंने पूछा कि इतनी करकराती ठंड में आप लोगों को तो बहुत तकलीफ़ होती होगी, तो वह एक उदासी भरी हंसी हंसकर बोल दिया कि आप लोग चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ ड्यूटी करते हैं, यहाँ पर पहरा देते हैं। भेरी फेटूला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। भेरी फेटूला मतलब फिर मिलेंगे, जितेन ने कहा और जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमोरो। जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही थोड़ी देर बाद ही एक फिर फौजी छावनी दिख गई और उस छावनी पर लिखा हुआ था कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमोरो। हम लोग अपना आज का समय दे रहे हैं ताकि आपका भविष्य जो है, आपका आने वाला कल अच्छा हो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। इतना सब कुछ प्राकृतिक सौंदर्य लेखिका ने देखा, इतना इनके अंदर भावनाएं जगी तरह तरह की। तो जब फौजी छावनी पर इन्होंने ये चीज़ लिखा हुआ देखा कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमोरो, हम लोग अपना आज दे रहे हैं ताकि आपका आने वाला कल
अच्छा हो, सुरक्षित हो। तो ये चीज़ देख करके इनका मन फिर से उदास हो गया। भीतर एक जैसे एक ममता से, दया से, मतलब एक करुणा का भाव इनके अंदर जाग गया कि हम लोग तो महानगर में ये सोचने लगी लेखिका कि महानगर में रहते हैं और जिस बर्फीले इलाके में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम लोग ठिठुरने लगे थे, ये जवान हमारे पौष और माघ के महीने में अधिक ठंड में ये ड्यूटी करते हैं, जबकि यहाँ पेट्रोल ही नहीं जमता, बाकी सब कुछ जमा रहता है। पेट्रोल को छोड़ करके सब कुछ जम जाता है। ये हमारे जवान यहाँ ड्यूटी करते हैं और जिन संकरे, घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर में ही हमारे प्राण काँप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। और ये भी सोचने लगी लेखिका, ये भी सोच रही थी कि जिस संकरे, घुमावदार और ख़तरनाक रास्ते पे हम लोग तो पल भर के लिए, कुछ समय के लिए बस चल रहे थे, उस रास्ते को बनाने में और उस पर आगे बढ़ते हुए उस रास्ते पर हमारे प्राण जैसे काँप रहे थे। डर से हम भयभीत पूरे अंदर से हो गए थे। उस रास्ते को बनाने में पता नहीं कितनों ने अपने जीवन जो है अपनी मियाद के पूर्व ही ख़त्म कर दिया। मतलब उस रास्ते को बनाने में कितनों ने अपने जीवन की आहुति दे दी। मियाद का मतलब होता है एक निश्चित समय। जीवन जीने का एक निश्चित समय होता है। प्रकृति में जो भी पैदा हुआ है वह एक दिन जाता ही है, एक दिन मरता ही है, लेकिन जीवन जीने का एक निश्चित समय होता है। तो उस निश्चित समय के पहले ही कितनों ने उस रास्ते को बनाने में अपने प्राण दे दिए होंगे। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। लेखिका के लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। मतलब बहुत सारे जीवन के रहस्यों को इन्होंने खोजा, देखा, जाना और समझा। तो एक खोज से भरी हुई यात्रा थी। पूरा सफ़र जो था वह चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल खैर ये सब कुछ होने के बाद ये लोग अब लायुंग से वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर चल दिए थे। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा मतलब कुछ दिन पूर्व ही जितेन नेपाल से आए हुए थे, लौटे थे। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर पियूता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगे, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। वैसे तो युमथांग की घाटियाँ बहुत ही सुंदर थी, आकर्षक थी, पर एक आकर्षण और जुड़ गया था। वह क्या था? तो प्रियोता और रोडोडेंड्रो के जो फूल थे वह खिलने वाले थे, ढेरों ढेर, बहुत सारे। तो जितेन इनको बता रहा था लेखिका को कि बस 15 दिन में ही ये सारे फूल ऐसे खिल जाएंगे और पूरा घाटी जो है वह फूलों से भर जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने फूलों की सेज यहाँ रख दी हो। फूल ही फूल चारों तरफ दिखाई देंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य होगा, बहुत ही सुंदर नज़ारा होगा। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। रास्ते जो थे यहाँ के वह पहले से थोड़े ज़्यादा चौड़े थे और इस कारण से खतरे का जो है एहसास वह भी कम हो गया था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ बंदर अकेले थे, कुछ अपने परिवार के साथ थे, बाल बच्चे के साथ में। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आँख मिचौली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप अब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। यहाँ लेखिका कह रही हैं कि बहरहाल खैर ये सब तो हो गया, घाटियाँ, वादियाँ, पहाड़ों और बादलों की आँख मिचौली
दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती। इनकी जीप जो है वह फिर से युमथांग पहुंच गई तो ये लोग थोड़ा निराश हो गए। क्यों निराश हो गए? तो वो सारा जो दृश्य इन्होंने देखा था वो सब दूर हो गया। ये फिर से थोड़े वापस उसी जगह पे आ गए और थोड़े से निराश हो गए कि अब पता नहीं कब वो सब कुछ देखने मिलेगा। तो ये वापस आकर के थोड़े से निराश हो गए थे। बर्फ़ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद अब युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। युमथांग लौटने के बाद निराश इसलिए भी हुए कि कटाव के स्वर्ग को देखने के बाद, हिम शिखरों को देखने के बाद अब इनको युमथांग जो है वह थोड़ा फीका लग रहा था और ये भी एहसास हो रहा था कि मंजिल तक जो पहुंचते हैं ना, तो मंजिल को देखने से ज़्यादा रोमांचक क्या होता है? तो मंजिल के बीच का सफ़र वो ज़्यादा रोमांचक होता है, मंजिल तक पहुंचने का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। खैर ये सब कुछ तो हो गया, वापस युमथांग ये पहुँच गए और चिप्स बेचती हुई एक सिक्किमी युवती से लेखिका ने पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो? मतलब इन्होंने उसका परिचय पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो, सिक्किमी युवती हो? तो उसने ये जवाब दिया इनको कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा, इंडियन हूँ ऐसा उसने बताया। और यह जो एकता की और सद्भावना की जो भाव थे उसके बोल में, यह सुनकर इनको लेखिका को बहुत अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। लेखिका यह सोचने लगी कि सिक्किम के लोग भी भारत में मिलकर बहुत खुश हैं और गर्व से कहते हैं कि वे इंडियन हैं। सिक्किम पहले स्वतंत्र रजवाड़ा था, स्वतंत्र देश था और टूरिस्ट उद्योग जो है इतना वहाँ उस समय तब फला नहीं था। और जब ये भारत में मिला है, जब से मिला है तब से ये टूरिस्ट उद्योग भी फला फूला है और लगता ही नहीं है कि सिक्किम कभी अलग देश था या रजवाड़ा था, वह भारत का ही एक अंग लगता है। इस तरह से घुल मिल गया है। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। जीप में जब बैठने लगे थे तभी एक पहाड़ी कुत्ता आया, उधर से आगे से निकल गया, उसने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, इनकी सहेली जो थी मणि, उन्होंने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, बस ये चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? क्या मैं यह सुनकर आश्चर्य हो गई कि कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे नहीं भौंकते हैं। तो क्या समुद्र की तरह, जैसे समुद्र में चांदनी रात में ना समुद्र में बहुत तेज़ तेज़ लहर उठती है, ज्वार भाटा बोलते हैं, सो ज्वार भाटा उठता है समुद्र में, बहुत तेज़ ऊपर लहरें उठती हैं। तो क्या इस तरह की का आभास कुत्तों को भी होता है? इस तरह की कामनाएं कुत्तों में भी जागती हैं कि ये भी सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। लौटती यात्रा में जब ये लोग लौट रहे थे तो जीप में भी जितेन इन्हें तरह तरह की जानकारियां देता रहा था। तो लौटती यात्रा में भी जितेन इन्हें तरह तरह की जानकारियां दे रहे थे और यही जानकारी देते हुए वो इनसे कहते हैं कि यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं, मतलब गुरु नानक के पदचिन्ह हैं, पैरों के निशान हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे
जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। ये सब कुछ बातें जितेन इनको बता रहे थे कि यहाँ गुरु नानक के पद चिन्ह हैं, पैरों के निशान हैं, और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक की थाली से जो है वह थोड़े से चावल छिटक कर नीचे गिर गए थे, और जिस जगह पर चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ पर चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। करीब 3-4 किलोमीटर जब आगे चले तो जितेन ने फिर उंगली दिखाकर इनको इशारा किया और यह बताया कि इस एरिया को खेदुम कहते हैं। यह पूरा 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पर साक्षात देवी देवताओं का निवास रहता है और यहाँ पर जो गंदगी फैलाता है वह मर जाता है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। लेखिका ने उनसे पूछा, जितेन से, कि तो क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते हो? बिल्कुल। तो उसने जीभ निकालते हुए, मतलब शर्मिंदा होते हुए एक तरह से कहा कि नहीं मैडम, हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि पहाड़, नदी, झरने ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं। हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें भगवान मानते हैं। अगर हम इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। लेखिका ने कहा कि तभी तो गैंगटॉक इतना सुंदर है। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। गैंगटॉक कहने पर जितेन ने फिर इन्हें, लेखिका को एक बार टोका कि नहीं मैडम, गैंगटॉक मत कहिए, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक ही है। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके बाद भी कई वर्षों तक भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। लेखिका कुछ पूछती, उससे और भी कुछ पूछती कि फिर से शुरू हो गया। फिर वह कुछ और जानकारियाँ इनको देने लगा कि युमथांग भी जो था वह पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। जब सिक्किम भारत में मिला है उसके कई वर्षों के बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता थे। उनके दिमाग में यह आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर कुछ नहीं हो सकता है, इस जगह को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। तो इसको बनाया गया और अभी भी जो हैं वह रास्ते बन ही रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ। जीप आगे बढ़ने लगती है। अब लेखिका जितेन की इन सारी बातों को सुनकर मन ही मन कह रही हैं कि हाँ, रास्ते तो अभी भी बन रहे हैं और नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। और शायद यही जो मनुष्य की असमाप्त खोज है, जो मनुष्य यह निरंतर खोज करता रहता है, इसी का नाम सौंदर्य है। यह खोज मनुष्य करता रहता है निरंतर, तभी तो अच्छे अच्छे सौंदर्य भरे जगह मिलते हैं, प्राकृतिक की सुंदरता से भरे हुए जगह मिलते हैं और लोगों को देखने का अवसर, सौभाग्य प्राप्त होता है। मन ही मन ऐसा लेखिका कहती हैं और जीप फिर आगे बढ़ने लगती हैं। तो यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। यह पूरा अध्याय जो है वह लेखिका के दार्शनिक रूप को भी दिखाता है, आध्यात्मिक रूप को भी दिखाता है, लेखिका के मन की भावनाओं को दर्शाता है और बहुत ही खूबसूरत लेखिका ने अपने मन की भावनाओं को इसमें लिखा है। तो बहुत ही खूबसूरत रचना है यह मधु कांकरिया जी की, साना साना हाथ जोड़ी। और इसको पढ़कर बहुत कुछ जानकारियाँ भी हासिल हुई हैं और उम्मीद है कि आप सभी को भी समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा सुनकर। इस अध्याय के पूरे वृत्तांत को, पूरे शब्दार्थ को, पूरे अर्थ को जानकर अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।